और हमसे एजेंटों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जाल फेंका गया है। चंद सेकंड के बाद दोनों आदमी वापस आ गए। उन्होंने बताया कि रास्ता साफ है। तमिल लीडर ने हमें अपने पीछे आने के लिए कहा। हम मरतूब फजा वाले अंधेरे जंगल से गुजरते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां तारीकी में एक बुत का हयूला सा नजर आया। ये बुत काफी ऊंचा था, जबकि उसकी टांगें पिंडलियों तक जंगली घास में छुपी हुई थी। उसके अकब में नारियल और बांस की बनी हुई 3-4 झुग्गियां नजर आईं। तमिल लीडर ने आहिस्ता से कहा, ये जगह महफूज है जहां तुम दोनों को कल का दिन गुजारना होगा। कल शाम को वो स्टीमर जहां आएगा जो भारत से पटसन और मिट्टी का तेल लाता है। हमने उसके मालिक से बात तय कर रखी है। वो तुम्हें अपने स्टीमर में छुपा कर कोलंबो पहुंचा देगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो भी स्टेन गन को कंधे से उतारते हुए बोला, हमें तुम्हारी सिक्योरिटी की ड्यूटी सौंपी गई है। कोलंबो पहुंचकर अगर तुम फिर पकड़े गए तो मुझसे पूछगिछ हो सकती है। बेहतर होगा कि तुम मुझे अपने एजेंट की जगह बता दो ताकि मैं खुद तुम्हें अपनी हिफाजत में उसके पास पहुंचा दूं। उस शख्स ने दूसरी बार अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन मैं उसके दिल का राज पा चुका था। मैंने कहा, अगर मुझे इसका इल्म होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देता, लेकिन यकीन करो मेरे दोस्त कि उस एजेंट को मैंने आज तक देखा भी नहीं। उसके एक साथी ने हमें जान से मार देने की धमकी देकर रूसी सिफारत खाने से कागजात चोरी करवाने पर मजबूर किया था। मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं रही। उसने अपने चेहरे को नकाब में छुपा रखा था। तमिल लीडर ने उसके बाद इस मौजू पर कोई बात न की। उठते हुए बोला, तुम दोनों सामने वाली झोंपड़ी में चले जाओ, मेरे आदमी तुम्हारी हिफाजत करेंगे, मैं सुबह आऊंगा। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ दरख्तों के पीछे गायब हो गया। उसके दोनों आदमी जरा दूर खड़े थे। उनमें से एक तमिल हमारे करीब आकर तमिल जबान में बोला, तुम बेफिक्र होकर आराम करो, हम बाहर पहरा दे रहे हैं। मैं और पोशाली झोंपड़ी में आ गए। उसके अंदर सिवाय जमीन पर बिछी हुई नारियल की छाल के अंधेरे में हमें कुछ भी नजर न आया। हम दोनों छाल पर बैठ गए और सरगोशियों में बातें करने लगे। सबसे पहली बात जो मैंने पोशाली से की वो ये थी कि हमें सुना जा रहा है, इसलिए जुमानी बातें करनी होंगी। हमारी किसी बात से ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि हम वाकई जासूस हैं। हम बेगुनाह और लाताल्लुक हैं। इस हिकमत अमली से मैं पहले वाला मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहता था कि हमें कुछ नहीं मालूम, क्योंकि ये हकीकत साबित हो चुकी थी कि ये लोग हमारे ग्रुप के आदमी नहीं हैं। मैं और ताजिक मुसलमान लड़की पोशाली एक दूसरे के साथ सरगोशियों में बात कर लेते थे। रात काफ़ी गुजर गई थी। हमें नींद आने लगी। मच्छर बहुत तंग कर रहे थे। हमें लालटेन या मोमबत्ती रोशन करने की इजाज़त नहीं थी। मैंने पोशाली से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए सो जाए। उसने अंधेरे में अपना सर नफ़ी में हिलाया। मेरा जहन उस वक्त एक दूसरी स्कीम पर गौर कर रहा था। हम जल्लाद सिफत शाह फार्म बुचर की तैत से वक्ती तौर पर निकल आए थे। जिस टापू पर हमें रखा गया था वहां से अगर हम फरार होने की कोशिश करते हैं तो हमें ज्यादा आदमियों का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। उस वक्त सिर्फ 2 तमिल बाहर पहरा दे रहे थे, जिन पर मैं बड़ी आसानी से काबू पा सकता था। मैंने पोशाली को सरगोशी में अपना इरादा बताया तो उसने मेरा हाथ दबा दिया, लेकिन मुंह से कुछ न बोली, जैसे कह रही हो कि अभी सब्र करना चाहिए। मैंने उठकर झोंपड़ी के दरवाजे पर दर्द से बाहर देखा। पहले तो अंधेरे में कुछ नजर न आया, फिर अचानक तारीकी में 2 साए उभरे। वो झोंपड़ी से चंद कदम के फासले से गुजर गए। उन्होंने स्टेन गन्ने उठा रखी थी। उसके बाद फिर 3 आदमियों के साए नमूदार हुए। वो भी टहलते हुए झोंपड़ी के अकब में चले गए। इन लोगों की तादाद 2 नहीं थी जो हमारे साथ आए थे। इनकी नफरी ज्यादा थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो हमारी हिफाजत नहीं बल्कि निगरानी कर रहे हैं ताकि हम फरार होने की कोशिश न करें। ये बात मैंने पोशाली को बताई तो वो सरगोशी में ही बोली, हमें कल शाम तक इंतजार करना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। अचानक झोंपड़ी का दरवाजा खुला और अंधेरे में एक इंसानी साए ने आगे झुककर तमिल जबान में पूछा कि हमें किसी शय की जरूरत तो नहीं। वो असल में ये तसल्ली करने आया था कि हम झोंपड़ी में ही हैं या नहीं। मैंने उसे कहा कि हम आराम कर रहे हैं, हमें परेशान न किया जाए। वो आदमी चला गया। झोंपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया गया। मैंने 5 आदमी ही देखे थे। इन पर बासानी काबू पाया जा सकता था, लेकिन पोशाली ये खतरा मोल लेने को तैयार नहीं थी। उसने दबी जबान में इस खुशफहमी का इजहार भी किया कि हो सकता है ये अपने आदमी हो और हमें यहाँ से निकालने ही आए हो। हमें सुबह स्टीमर के आने तक खामोश रहना चाहिए। मैं जमीन पर लेट गया और बहुत जल्द मुझे नींद आ गई। मेरी आंख उस वक्त खुली जब झोंपड़ी में दिन की रोशनी फैली हुई थी। मैं फौरन उठकर बैठ गया। पोशाली झोंपड़ी में नहीं थी। मैं जल्दी से झोंपड़ी से निकल आया। सामने पोशाली अपने गीले बालों को झटकती चली आ रही थी। उसके साथ एक काला तमिल था जिसके कंधे से स्टेन गन लटक रही थी। उसने करीब आकर कहा, वहाँ एक नदी है, तुम भी जाकर नहा लो। तमिल अपनी हिफाजत में पोशाली को नहलाने ले गया था। उसने मुझे भी साथ चलने को कहा।
जब मैंने अकेले जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो बीड़ी जमीन पर फेंकते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, हमें तुम्हारी हिफाजत पर लगाया गया है, ये सारा इलाका दुश्मन के ज़ेर असर है। मैंने कोई जवाब न दिया और उसके साथ चल पड़ा। वसूल करने के बाद मैं वापस आया तो केले के पत्तों में उबले हुए चावल और मछली रखी थी, साथ मिट्टी के गिलासों में चाय भी थी। खुदा जाने ये चीज़ें यहाँ कैसे दस्तयाब हो गई थीं। इस ताज़ा नाश्ते से मेरे इस ख्याल को मज़ीद तक़वीत मिली कि ये लोग असल में दुश्मन के आदमी ही हैं। हमने नाश्ता किया। वो तमिल झोंपड़ी के खुले दरवाजे के बाहर पोजीशन लेकर बैठे थे। हम आपस में कोई बात नहीं कर सकते थे, खामोश नज़रों से एक दूसरे को देखते और फिर बाहर नारियल और केले के दरख्तों की तरफ तकने लगते जहाँ सुबह की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। हमारा जाली तमिल लीडर दोपहर को भी ना आया। दोपहर को हमें चावल और मछली दी गई। झोंपड़ी के आगे पहरा लगा था। हमें बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। जरूरत के वक्त 2 मुसल्ला आदमी हमारे आगे पीछे चलते थे। हमें ये कहा गया था कि हम दुश्मन के इलाके से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए हमारी हिफाजत के लिए पहरा जरूरी है, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं था। तीसरे पहर आसमान पर अचानक बादल छा गए, रोशनी फीकी पड़ गई। शाम से जरा पहले हमारा तमिल लीडर आ गया। शायद वो नीम फौजी जजीरे पर गया था और वहां से हमारे बारे में ताज़ा अहकामात लेकर वापस आया था। उसने झोंपड़ी में आते ही कहा, हमारे जिस एजेंट ने हमें तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए भेजा था, मैंने वायरलेस पर उससे राब्ता कायम किया है। वो तुम दोनों की सलामती के बारे में बहुत परेशान था। उसने कहा है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि तुम दोनों कोलंबो उसके यहाँ पनाह ले सको। वो तुम्हें कोलंबो में अकेले भी नहीं छोड़ना चाहता। उसने मुझे जोर देकर कहा है कि तुम दोनों को हर हालत में तुम्हारे मास्टर स्पाई के खुफिया ठिकाने पर ही पहुंचाया जाए। चुनाचे अब तुम्हारे लिए जरूरी हो गया है कि मुझे मास्टर स्पाई के खुफिया ठिकाने के बारे में बता दो, ताकि मैं तुम्हें उसके हवाले करके अपने फर्ज से सुबतदोश हो जाऊं। यही वो नए अहकामात थे जो तमिल लीडर जजीरे के जल्लाद सिफत बुचर और जरदरू जैक से लेकर आया था। ये गोया हमसे राज उगलवाने का आखिरी हरबा था। मैंने अपने चेहरे पर लाइल्मी के तासुरात पैदा करते हुए कहा, हम अपने एजेंट के शुक्रगुजार हैं कि उसे हमारी सलामती की इतनी फिक्र है, लेकिन हम तो किसी मास्टर स्पाई को नहीं जानते। हमने उसे देखा तक नहीं, फिर उसके खुफिया ठिकाने का हमें कैसे इल्म हो सकता है। तमिल लीडर के चेहरे पर दुरुस्तगी के तासुरात एक पल के लिए उभर कर गायब हो गए। कहने लगा, फिर हम मजबूर हैं। तुम्हें उस वक्त तक इसी जगह रहना होगा जब तक हमें मास्टर स्पाई के ठिकाने का इल्म नहीं हो जाता, और तुम लोग यहाँ 2-3 दिन से ज्यादा रह भी नहीं सकते, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक दुश्मन तुम्हें शुमाल के सारे टापुओं में तलाश कर रहा है। 2-1 दिन में मुसल्लाह कंपनी इस टापू पर भी पहुंच जाएगी। इस तरह तुम अपने साथ हमें भी मरवा दोगे। बेहतर यही है कि अपने जहन पर जोर देकर सोचो, शायद तुम्हें मास्टर स्पाई का नाम और उसका खुफिया ठिकाना याद आ जाए। इस शख्स का लहजा आहिस्ता आहिस्ता धमकी आमेज होता जा रहा था। मैंने कहा, मुझे जब किसी मास्टर स्पाई का ठिकाना मालूम ही नहीं है तो मैं अपने जहन पर क्या जोर दूं। अब तमिल लीडर पोशाली की तरफ मुतवज्जे हुआ, क्या तुम्हें भी कुछ याद नहीं है? आखिर तुमने उस शख्स को जरूर देखा होगा और तुम उसे जानती भी होगी, जिसने तुम्हें कोलंबो के रूसी सिफारत खाने में नौकर करवाया था। पोशाली ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं किसी को नहीं जानती। एक आदमी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मुझे मिला था और उसने मुझे सिफारत खाने की नौकरी की पेशकश की थी। मैं चूंकि बेकार थी इसलिए उसकी पेशकश को कबूल कर लिया। तमिल लीडर ने गहरी सांस ली, फिर उसने स्टेम गन पर जोर से हाथ मारा और सिगरेट को पांव से मसलता हुआ झोंपड़ी से बाहर निकल गया। झोंपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया गया। आसमान पर चूंकि बादल छाए हुए थे इसलिए दरवाजा बंद हो जाने से झोंपड़ी में हल्का हल्का अंधेरा छा गया था। पोशाली ने मेरी तरफ देखा। मैं पहले ही उसकी तरफ मुतवज्जे था। हमने कोई बात न की मगर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को तसल्ली दी कि हमने मुनासिब मौका इख्तियार किया है। हमें मालूम था कि बाहर सख्त पहरा है और हमारी आवाज सुनी जा सकती है। 1-2 मिनट हम खामोश बैठे रहे। फिर मैंने सरगोशी में कहा, वो स्टीमर नहीं आएगा जिस पर ये लोग हमें यहाँ से ले जाने वाले थे। पोशाली ने भी सरगोशी में ही जवाब दिया, अब हमें यहाँ से बाहर निकलना है। पोशाली के उस फैसले ने मेरे अंदर एक नई ताकत पैदा कर दी। हकीकत ये थी कि नफ्सियाती तौर पर मैं उस फैसले का इंतजार कर रहा था। जजीरे में शाह फार्म बुचर के पूरे ब्रिगेड ने पड़ाव डाल रखा था। वहां से फरार इतना आसान नहीं था, लेकिन इस टापू में तमिल लीडर के कुछ मुसल्ला आदमी ही उसके साथ थे जिन पर काबू पाया जा सकता था। पोशाली कोई आम औरत नहीं थी। वो मार्शल आर्ट्स की माहिर, एक तजुर्बाकार और मंजी हुई दलेर कमांडो थी। मैंने उठकर बांस की दीवार की तर्जों से बाहर देखा। तमिल लीडर वहां नहीं था मगर उसके आदमी झोंपड़ी के चारों तरफ टहलते हुए बराबर पहरा दे रहे थे। मैं वापस आकर पोशाली के पास बैठ गया। फिर उसने उसकी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा, हमारी निगरानी की जा रही है। पोशाली ने झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ चेहरा उठाकर देखा और गहरी सांस लेकर बोली, कोई आ रहा है। उसने आने वाले के कदमों की चाप सुन ली थी।
मैं उससे परे हट गया। दरवाजा खुला। ये वही तमिल लीडर था। स्टेन गन उसके कांधे से लटक रही थी। उसने आते ही पोशाली को मुखातिब किया, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ। अपना एक एजेंट यहाँ आया है। वो कहता है कि वो तुम्हें जानता है, चलकर उसकी शनाख्त कर लो। पोशाली ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं उसे अकेले नहीं जाने देना चाहता था। मैंने साथ चलने पर इसरार किया तो तमिल लीडर ने दुरुस्त लहजे में कहा, तुम इसी झोंपड़ी में बैठोगे, और वो पोशाली को बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। ये पहला मौका था कि उसने खुलकर सख्त रवैया इख्तियार किया था। मैं जल्दी से उठकर बंद दरवाजे के साथ लग गया। शाम का फीका फीका अंधेरा जमीन पर उतरने लगा था। बाहर तमिल लीडर के साथ मजीद 2 आदमी शामिल हो गए। मेरी नजरों के सामने वो पोशाली को लेकर दाएं जानिब दरख्तों में गायब हो गए। हो सकता है इन लोगों ने हमारे किसी एजेंट को पकड़ लिया हो और अब उसकी शनाख्त और तस्दीक करना चाहते हो। मैं परेशानी के आलम में झोंपड़ी में कुछ देर टहलता रहा, फिर बैठ गया। जूं जूं वक्त गुजर रहा था, मेरी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। कहीं ये लोग पोशाली पर तशद्दुद करने के लिए तो उसे नहीं ले गए। इस ख्याल ने मुझे मुस्तरिब कर दिया। मैं उठकर दरवाजे पर आया। दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया जाता था। मैंने दूर पहरे पर खड़े हुए मुसल्ला आदमी को आवाज देकर बुलाया। वो भागकर दरवाजे के पास आया तो स्टेन गन की नाली बांस की दर्ज में से अंदर डालकर बोला, अगर फिर आवाज निकाली तो फायर कर दूंगा। मैं पीछे हट गया। दीवार की दर्ज में से बाहर देखा। शाम के झटपटे में पहरेदार स्टेन गन बांस की दर्ज में से खींचकर चंद कदम के फासले पर जाकर झोंपड़ी के आगे टहलने लगा। सामने की तरफ से दूसरे पहरेदार ने उसे आवाज देकर पूछा, क्या बात है? उसने जवाब में कहा, सब ठीक है। अब इस हकीकत में किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं रही थी कि हम पर तशद्दुद का दूसरा दौर शुरू हो चुका था। मैं पीछे हट गया। कुछ देर आलम इस्तराब में टहलता रहा, फिर नारगिल की छाल वाली चटाई पर बैठ गया। मेरा दिमाग किस्म किस्म के हैजान खेज ख्यालात की आमाजगाह बना हुआ था। खुदा जाने ये लोग पोशाली के साथ किस किस्म का बहीमाना सलूक कर रहे थे। कुछ देर बाद रात का अंधेरा छा गया। झोंपड़ी में कोई मोमबत्ती न थी। मैं अंधेरे के समंदर में जैसे डूब गया था। बाहर भी कुछ नजर न आता था। मैं झोंपड़ी के दरवाजे से लगकर खड़ा दर्जों में से बाहर देख रहा था कि दूर दरख्तों में रोशनी नजर आई। कोई शख्स लालटेन लिए चला रहा था। करीब आने पर मालूम हुआ कि ये 3 आदमी थे जिन्होंने स्टेन गन्ने उठा रखी थी। वो झोंपड़ी की तरफ ही चले आ रहे थे। मैं चटाई पर बैठ गया। दरवाजा खुला और लालटेन की रोशनी झोंपड़ी में फैल गई। इन तीनों आदमियों को मैंने पहली बार ही देखा था। उनमें से एक ने कहा, उठो हमारे साथ चलो। एक आदमी लालटेन लेकर मेरे आगे और 2 आदमी स्टेन गन ताने मेरे पीछे हो गए। दरख्तों में दाएं जानिब घूमे तो सामने रेल के एक छोटे डिब्बे की तरह की एक लकड़ी की बैरक दिखाई दी। उसका लकड़ी का दरवाजा बंद था और अंदर से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। मेरे एक गार्ड ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। अंदर गैस के लैंप की तेज रोशनी ने मेरी आंखों को चुंधिया दिया। पीछे से मुझे धक्का देकर अंदर गिरा दिया गया। दरवाजा बंद हो गया। मैं अपने आप को संभालता हुआ उठा तो सामने मैंने जो मंजर देखा उसकी मुझे पहले ही से तवक्को थी, मगर मैं ये मंजर कभी नहीं देखना चाहता था। पोशाली के कपड़े लकड़ी के फर्श पर पड़े थे। कपड़ों के पास ही वो इस तरह पड़ी थी कि उसके हाथ पांव फर्श में ठुकी हुई लोहे की बड़ी बड़ी मेखों के साथ बांध दिए गए थे और वो नीम बेहोशी के आलम में कराह रही थी। तमिल लीडर पास ही स्टूल पर बैठा हुआ खूंखार नजरों से मुझे देख रहा था। स्टेन गन उसके जानुओं पर थी। उसने स्टेन गन अपने दाहिने हाथ में लेकर नाली का रुख मेरी तरफ कर दिया और बोला, थोड़ी देर में तुम दोनों की खून आलूद लाशें यहाँ तड़प रही होंगी। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। हमें कोलंबो वाले एजेंट का नाम और पता बता दो। तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को बाहिफाजत कोलंबो पहुंचा दिया जाएगा। मुझसे पोशाली की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं चेहरा दूसरी तरफ करके फर्श पर बैठ गया। तमिल लीडर उठकर मेरे अक़ब में आ गया। उसने गन की नाल मेरी गर्दन से लगा दी और गरज कर बोला, बताओ वो लोग कौन हैं जिन्होंने तुम दोनों को सिफारत खाने में कागजात उड़ाने के लिए भेजा था। ये मत भूलना कि तुम सिफारत खाने के एक आला अफसर को कत्ल कर चुके हो। जवाब दो। मैंने वही जवाब दोहराया कि मुझे कुछ नहीं मालूम। हमें इस जाल में उलझाया गया है। हम दोनों बेगुनाह हैं। तमिल लीडर ने पूरी ताकत से मेरी कमर पर लात मारी। मैं मुंह के बल आगे को जा गिरा। वो गुर्राया और समरनॉफ को कत्ल तुम्हारे बाप ने किया था। अब उसने मुझ पर लातों की बौछार कर दी। खुदा जाने मेरे अंदर कहां से इतनी ताकत आ गई। असल में ताकत तो मेरे अंदर पहले ही से मौजूद थी। बस एक शोला सा मेरे जिस्म में भड़का जिसने मेरे सारे बदन में आग लगा दी और मैं आतिशफिशां पहाड़ बन गया। मेरे अंदर जैसे एक धमाका सा हुआ। मैंने उछलकर तमिल लीडर के दाहिने जबड़े पर पूरी ताकत से अपनी कलाई मारी। मेरी कलाई उस वक्त फौलादी बन चुकी थी।
तमिल लीडर को इस हमले की हरगिज उम्मीद न थी। वो इसके लिए तैयार भी नहीं था। मेरे वार से तमिल लीडर लड़खड़ाया और उसके हाथ से गन नीचे गिर पड़ी। मैंने गन की तरफ कोई तवज्जो न दी। पलक झपकने से भी कम मुद्दत में मैंने उछलकर उसकी गर्दन दोनों हाथों के शिकंजे में ले ली। मैं नहीं चाहता था कि उसकी आवाज भी निकले और ऐसा ही हुआ। मेरे नाखून उसकी गर्दन में पैवस्त हो चुके थे। गैस लाइट में उसकी उबली हुई आंखें मुझे साफ नजर आ रही थीं। शुरू में उसने कुछ हाथ पांव मारे और मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर मेरा हमला इस कदर अचानक और भरपूर था कि वो बहुत जल्द बेबस हो गया। उसे हलाक करने में बमुश्किल 15 से 20 सेकंड लगे होंगे। पोशाली फर्श पर पड़ी मुझे तक रही थी। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि तमिल लीडर में अब जान बाकी नहीं रही तो मैंने उसकी गर्दन छोड़ दी। फिर मैंने तेजी से पोशाली के हाथ पांव खोलकर उस पर कपड़े डाल दिए। पोशाली जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगी।